आज जो हम आए थे यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है परियोजना, जिसमें कि जन औषधि स्टोर्स खुलते हैं जिसमें जेनेरिक मेडिसिन्स मिलती हैं, उसके लिए आए थे कि ये जो स्टोर्स हैं जितने भी हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे JNK में, UT JNK में, उनके अंदर खुलें सो दैट कि जो आम जनता है उनको सस्ती दवाइयाँ मिलें, जिसमें कि 50 से 80% तक उनको मार्जिन मिलता है और एक आम जनता ये जो है दवाइयाँ ले सकती है और अपना इलाज पूरा करा सकती है। लगातार मांग की जा रही थी और मंत्री भी, राज्य मंत्री केंद्र सरकार में वो भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जल्दी से जल्दी जन औषधि केंद्र डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खोला जाए, यहाँ पे अन्य अस्पतालों में, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक जन औषधि केंद्र जो है नहीं। देखिए, ये जो हमने ये स्कीम स्टार्ट कराई कि विद इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो खोलने की, वो 2019 अप्रैल में हमने गाइडलाइंस इशू की थी। उस गाइडलाइंस में जो हमने क्वालिफ़िकेशन रखी थी फार्मासिस्ट की या फिर और भी गाइडलाइंस थी, वो हम पूरी नहीं कर पाए। तो अब हमने गाइडलाइंस चेंज की है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस चेंज की है, उसके अकॉर्डिंगली हमें लगता है कि अब ये जो जन औषधि स्टोर जो खुलने हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैं अश्योर करती हूँ आपको कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी है, यहाँ पे जन औषधि स्टोर हम 1 महीने के अंदर ही इसको हम फंक्शनल करेंगे। तो ये जो स्कीम है ये आम जनता तक पहुँचे, जितने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है रियासी में या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पे कि OPD अच्छी होती है, वहाँ पे भी हम ये जन औषधि केंद्र खोलेंगे। ऐसा नहीं है, जो भी रजिस्ट्रेशन हुई है हमने आज तक हमारे फार्मेसी काउंसिल में 17-18 हज़ार रजिस्ट्रेशनें की हैं एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो हमारे पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की कमी नहीं है। और जो डिप्लोमा होल्डर की आप बात कर रहे हैं, वो अब नया जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके बाद जो स्टेट का जो एक्ट है वो रिपील हो गया और जो सेंट्रल एक्ट है वो लागू हुआ। उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी और हायर क्वालिफ़िकेशन है। जिन मेडिकल असिस्टेंट ने 2019 के पहले हमसे रजिस्ट्रेशन ली है वो इस केंद्र को खोलने के लिए एलिजिबल हैं, पर उनके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए एज ए फार्मासिस्ट। कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो छोड़ के चला गया, बट हमने अब इतना उसको इजी कर दिया है कि कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो JNK फार्मेसी काउंसिल से, जिसकी क्वालिफ़िकेशन अगर मेडिकल असिस्टेंट भी हो या फिर वो एक्सपीरियंस बेसिस पे हो, एज बार भी था एक इसमें, वो भी हमने ख़त्म कर दिया। इवन जो मैं कहूँगी कि जो रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जन औषधि स्टोर के लिए। इसलिए हमने इसको इतना फुल प्रूफ कर दिया है और इतना इजी कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को कोई डिफ़िकल्टी होगी किसी को ये एम्प्लॉय करने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मार्जिन भी अब पूरा हमने फार्मासिस्ट को देना हमने डिसाइड किया है कि उसका भी इंटरेस्ट बना रहे स्टोर को रन करने के लिए। अगर उसको 20% का मार्जिन मिल जाता है अपने टोटल जो वो मेडिसिन सेल करेगा, तो वो क्यों छोड़ेगा ये स्टोर। और वो भी हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर जब खुलेगा तो उसका अच्छा चलेगा, काम भी अच्छा चलेगा और आम जनता तक ये मैसेज भी पहुंचेगा कि आप दवाइयाँ यहाँ से। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ने अगर जन औषधि स्टोर खोलना है तो वो एक प्रधानमंत्री की योजना है कि उसको पूरा जेनेरिक स्टोर ही खोलना है, वहाँ पे ब्रांडेड ड्रग्स नहीं अवेलेबल होंगे। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का है इसमें, तो पहले वे बैक मुझे लगता है 2008 या 12 में एक ड्रग पॉलिसी बनी थी जिसमें कि प्रिस्क्रिप्शन जो है जेनेरिक फॉर्म में ही प्रिस्क्राइब करना है। तो ये तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से और CMO साहब से कि ये जो भी है ये इंश्योर करें कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन जो जनरेट होती है किसी भी डॉक्टर से वो जेनेरिक फॉर्म में ही। हमारे जन औषधि स्टोर में जितनी सेल्स थी किसी और स्टोर में नहीं थी और यहाँ प्रेस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। इस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं है, जन औषधि स्टोर नहीं चल रहा है, प्रेस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक बार स्टार्ट हो जाए स्टोर तो वो राइट, जैसे 2014 में हमने किया। तो ये प्रेस्क्रिप्शन की इशू नहीं है। इस वक्त हमारे पास अपना स्टोर है, गवर्नमेंट स्टोर है, उसकी दवाइयाँ हम लिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। 2014 में जो स्टोर था वो बहुत बढ़िया चला था और अभी वो फंक्शनल है। ये इनकी डोमेन में है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड CMO साहब के। इन्होंने ही इंश्योर करना है कि जो मेडिसिन्स हैं वो जेनेरिक फॉर्म में लिखी जाए। मॉरल भी है और इनकी ड्यूटी भी बनती है कि जो पेशेंट जो है, गरीब पेशेंट आता है, उसको जो दवाई पूरी मिलनी चाहिए। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि आम जनता तक दवाई पहुंचे और वो पूरा अपना जितना भी उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा करे। अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनका अभी प्रोसेस चल रहा है सेंटर में
जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, मिनिस्ट्री में चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो अगर उनको वहाँ से मिल जाएगी परमिशन तो हम उनको भी अलाउ करेंगे। मैकेनिज़्म है और ये सारी जो दवाइयाँ ये WHO GMP प्लांट्स में बनती हैं और जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस देख रहे हो इंडिया में, आधा तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर वो हमारी दवाइयाँ खा सकते हैं बाहर की कंट्रीज़, तो यहाँ की आम जनता को भी ये शक नहीं होना चाहिए कि ये दवाइयाँ जो हैं इनकी जो है क्वालिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़। दूर दराज के एरिया तक भी जाएंगे। ये इनकी CMO साहब का है कि ये कहाँ पे सोचेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा चलेगा। तो जहाँ पे भी ये CMO साहब अपनी कहेंगे कि ये हम यहाँ पे ये जनऔषधि स्टोर खोलना है, हम उनको अलाउ करेंगे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, इन एडिशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अगर कोई भी प्राइवेट में खोलना चाहता है उसके लिए ओपन ऑप्शंस है, वो कहीं पे भी अपनी स्पेस लेके जनऔषधि केंद्र खोल सकते हैं। कितने केंद्र खोले जाएंगे जनऔषधि? नहीं, प्राइवेट का, गवर्नमेंट के तो जितने भी CHCs PSCs है सब जगह खुलेंगे जितना होगा, लेकिन प्राइवेट में जितने भी लोग आगे आने चाहते हैं, जनऔषधि के लिए स्टोर खोलना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और हम उनको पूरी फैसिलिटीज़ देंगे। कोई लिमिट नहीं है? उसकी कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पॉलिसी है, उसका ध्यान रखिए। 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पॉलिसी के बाद वो अपना केंद्र खुलनी चाहिए। उसके लिए हम CMO सर से रिक्वेस्ट, हमारी जो मैडम है वो एश्योरेंस दे रही है ऑन के जो ड्रग लाइसेंस है वो इमीडिएटली इशू हो जाएंगी, लेकिन CMO सर से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी ये प्रोसेस करेंगे हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर कोई रिटायर्ड फार्मासिस्ट इस तरह का काम कर पाए, हम वो सेम प्रोसीजर अपनाएं। वो अगर तलबगार है वो आगे आए ताकि हम इस स्कीम को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। केमिकल नेम ऑफ द ड्रग, जो जेनरिक नाम होता है वो केमिकल नाम होता है दवाई का। प्राइवेट फार्मा कंपनी गिव मेडिसिन द ब्रांडेड नेम, जो प्राइवेट कंपनीज है वो मेडिसिन को ब्रांडेड नेम देती हैं फॉर इट्स डोसेज फॉर्म एंड कंसंट्रेशन एंड पे पेटेंट सच फॉर्मुलेशंस। These companies advertise their brands to make them popular. पहला केंद्र 2014 में हमने वहाँ स्टार्ट किया और प्राइवेट केंद्र हमें एक दैट वाज गवर्नमेंट केंद्र और प्राइवेट केंद्र श्रीनगर में हमने लालबाग में स्टार्ट किया। देन ग्रेजुअली प्राइवेट में इसमें पिकअप होने लगा एंड आवर केंद्रास रीच टू अराउंड 40 केंद्रास। देन ग्रेजुअली इन 2018-19 गवर्नमेंट वेरी मच थैंकफुल टू मैडम लतिका खजूरिया जो 2017-18 से हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही है फ्रॉम यूटी ऑफ जो। तो ये जनऔषधि केंद्र है, इसमें हमारे पास 1400 मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं बास्केट में। जैसे कि मैडम ने कहा कि जब स्टार्ट किया तो ये 20 मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री जी ने, बट उसके बाद आज की डेट में हमारे पास 1400 मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे जो नेशनल लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल मेडिसिन है NLEM है वो 385 की नंबर में है, 385-84। तो इसमें मोस्टली जितनी भी मेडिसिन एक आम जनता को जो इलाज के लिए चाहिए वो सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं इनकी बास्केट में। और सर्जिकल्स भी हैं अवेलेबल, कंज्यूमेबल्स भी अवेलेबल हैं। तो एक जो कॉमन इलाज जो है वो हो सकता है। इसके बावजूद एंटी कैंसर ड्रग्स जो एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, ऑल ड्रग्स आर अवेलेबल। और ये तो लाइफ सेविंग ड्रग्स है। एक इंसान अगर जब ये एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी डायबिटिक ड्रग खाना शुरू करता है तो उसको पूरी जिंदगी खाना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि अगर वो इसमें अगर थोड़ा सा बचा ले। हमने एक लाया था यहाँ पे, हमने बता नहीं पा, तो एक आम जनता के लिए ये परियोजना है। मैं आम जनता में हम भी आते हैं और सब लोग आते हैं, तो इस योजना को जितना आप बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसीलिए हर फोरम से लोगों को बुलाया। डॉक्टर्स तो हैं ही नो डाउट, क्योंकि वो ही प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स हैं, उनके सिवाय तो आगे मेडिसिन चल नहीं सकती। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक आम जनता, जो प्रेस है हमारी, वो इसको कवरेज दे कि कितना फायदा है इस जनऔषधि केंद्र का। और जो हमारे एसोसिएशन के हैं, जो केमिस्ट एसोसिएशन के हैं, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन्स मिलती हैं, उसके लिए आए थे कि ये जो स्टोर्स हैं, जितने भी हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे JNK में, UT JNK में, उनके अंदर खुलें, सो दैट कि जो आम जनता है उनको सस्ती दवाइयाँ मिलें, जिसमें कि 50 से 80% तक उनको मार्जिन मिलता है और एक आम जनता ये जो है दवाइयाँ ले सकती है और अपना इलाज
पूरा करा सकती है। ईज़ी कर दिया है कि कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो JNK फार्मेसी काउंसिल से, जिसकी क्वालिफ़िकेशन अगर मेडिकल असिस्टेंट भी हो या फिर वो एक्सपीरियंस बेसिस पे हो, एज बार भी था एक इसमें, वो भी हमने ख़त्म कर दिया। इवन जो मैं कहूँगी कि जो रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जनौषधि स्टोर के लिए। इसलिए हमने इसको इतना फुल प्रूफ कर दिया है और इतना इजी कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को कोई डिफ़िकल्टी होगी किसी को ये एम्प्लॉय करने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा था कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है या फार्मासिस्ट इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या लगता है कि मार्जिन कम है, कमीशन कम है, क्या इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इसमें हमने मार्जिन भी अब पूरा हमने फार्मासिस्ट को देना हमने डिसाइड किया है कि उसका भी इंटरेस्ट बना रहे स्टोर को रन करने के लिए। अगर उसको 20% का मार्जिन मिल जाता है अपने टोटल जो वो मेडिसिन सेल करेगा, तो वो क्यों छोड़ेगा ये स्टोर। और वो भी हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर जब खुलेगा तो उसका अच्छा चलेगा, काम भी अच्छा चलेगा और आम जनता तक ये मैसेज भी पहुंचेगा कि आप दवाइयाँ यहाँ से। क्या ये संभव है जितने भी मेडिकल दुकान है उनको जनौषधि में केंद्र में दवाई में रखा ताकि वो सस्ती दवाई दे सके, लोगों को फायदा हो सके कहीं भी? नहीं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ने अगर जनौषधि स्टोर खोलना है तो वो एक प्रधानमंत्री की योजना है कि उसको पूरा जेनेरिक स्टोर ही खोलना है, वहाँ पे ब्रांडेड ड्रग्स नहीं अवेलेबल होंगे। क्या मैम कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इस पर? जो अगर मेडिकल की बात करेंगे, डॉक्टर्स हमेशा वही दवाई लिखते हैं जो, अगर ये आपने भी सुना होगा, आमतौर पे पब्लिक की डिमांड करती है कि डॉक्टर की और मेडिकल वालों की सेटिंग्स होती है आपस में, जो केमिस्ट होते हैं, तो दवाई काफ़ी कॉस्टली मिलती है बाहर से, तो इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्या देखिए, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का है इसमें, तो पहले वे बैक मुझे लगता है 2008 या 12 में एक ड्रग पॉलिसी बनी थी जिसमें कि प्रिस्क्रिप्शन जो है जेनेरिक फॉर्म में ही प्रिस्क्राइब करना है। तो ये तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से और CMO साहब से कि ये जो भी है ये इंश्योर करें कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन जो जनरेट होती है किसी भी डॉक्टर से वो जेनेरिक फॉर्म में ही हो। मैम एक और सवाल मैम, जो 2000 जी 2014 में हमारे यहाँ शुरू हुआ था जनौषधि स्टोर, और हमारा जनौषधि स्टोर बहुत अच्छा चला था। हमारे जनौषधि स्टोर में जितनी सेल्स थी किसी और स्टोर में नहीं थी, और यहाँ प्रेस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। इस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं है, जनौषधि स्टोर नहीं चल रहा है, प्रेस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक बार स्टार्ट हो जाए स्टोर तो वो राइट, जैसे 2014 में हमने किया। तो ये प्रेस्क्रिप्शन की इशू नहीं है। इस वक्त हमारे पास अपना स्टोर है, गवर्नमेंट स्टोर है, उसकी दवाइयाँ हम लिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। 2014 में जो स्टोर था वो बहुत बढ़िया चला था और अभी वो फंक्शनल है। कार्रवाई भी की जाए जो प्रेस्क्राइब नहीं करता है जनौषधि? देखिए, ये मेरे डोमेन में नहीं है, ये इनकी डोमेन में है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड CMO साहब के। इन्होंने ही इंश्योर करना है कि जो मेडिसिन्स हैं वो जेनेरिक फॉर्म में लिखी जाए। मैम एक सवाल जो कहा है, जो सभी डॉक्टर्स को भी अपील किया है, तो मॉरली ही आप ये कह रहे हैं? ये तो मॉरल ही है, मॉरल भी है और इनकी ड्यूटी भी बनती है कि जो पेशेंट जो है, गरीब पेशेंट आता है, उसको जो दवाई पूरी मिलनी चाहिए। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि आम जनता तक दवाई पहुंचे और वो पूरा अपना जितना भी उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा करे। मैम एक सवाल, जो इसलिए ये 2019 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अगर उन्होंने अप्लाई करना, क्योंकि उनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो वो नहीं, कैसे वो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उनका अभी प्रोसेस चल रहा है सेंटर में। जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, मिनिस्ट्री में चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो अगर उनको वहाँ से मिल जाएगी परमिशन तो हम उनको भी अलाउ करेंगे। जेनेरिक दवाइयों को लेकर एक चीज़ ये भी कही जाती है की थी कि अगर उसकी स्टॉकिंग के लिए एक इतना स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म है, और ये सारी जो दवाइयाँ ये WHO GMP प्लांट्स में बनती हैं, और जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस देख रहे हो इंडिया में, आधा तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर वो हमारी दवाइयाँ खा सकते हैं बाहर की कंट्रीज़, तो यहाँ की आम जनता को भी ये शक नहीं होना चाहिए कि ये दवाइयाँ जो हैं इनकी जो है क्वालिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज। हमें एक और सवाल, क्या दूर दराज इलाकों में भी जनौषधि केंद्र खोले जाएंगे या सिर्फ जिला हेडक्वार्टर रियासी? नहीं, हम दूर दराज के एरिया तक भी जाएंगे। ये इनकी CMO साहब का है कि ये कहाँ पे सोचेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा चलेगा, तो जहाँ पे भी ये CMO साहब अपनी कहेंगे कि ये हम यहाँ पे ये जनौषधि स्टोर खोलना है, हम उनको अलाउ करेंगे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, इन एडिशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अगर कोई भी प्राइवेट में खोलना चाहता है उसके लिए ओपन ऑप्शंस है, वो कहीं पे भी अपनी स्पेस लेके जनौषधि केंद्र खोल सकता है। कितने केंद्र खोले जाएंगे जनौषधि?
नहीं, प्राइवेट का गवर्नमेंट के तो जितने भी CHCs PHCs है सब जगह खुलेंगे जितना होगा, लेकिन प्राइवेट में जितने भी लोग आगे आने चाहते हैं, जन औषधि के लिए स्टोर खोलना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और हम उनको पूरी फैसिलिटीज़ देंगे। उसकी कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पॉलिसी है, उसका ध्यान रखिए। 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पॉलिसी के बाद वो अपना केंद्र